हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सियालकोट पे किस इलाके से आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, और अब तो माशाल्लाह जहाँ पे भी अगर लाइनिज़म की बात करें, अगर सोशल वर्क के हवाले से बात करें तो आपका नाम जो है वो सबसे आगे लिया जाता है। तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के हवाले से ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये जो टाइटल है इसको कैसे लेके आप चल रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर चुके हैं अभी तक। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा मैटर नहीं करता, मैं तो समझता हूँ कि बहुत करोड़पति लोग भी होंगे, अरबपति लोग भी होंगे, लेकिन वो उस तरह से सोशल वर्कर नहीं होते या सोशल वर्क की तरफ नहीं आते। आपकी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कहानी है जिसकी वजह से आप सोशल वर्क की तरफ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। और दुख और मसीहा के एक नए एपिसोड के साथ मैं एक नए मेहमान के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दुख और मसीहा जिसका टाइटल ही इसके गेस्ट की आने की ख़बर देता है, और वो ये है कि वो लोग जो दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करते हैं, लोगों के लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी जीते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनके दुख और दर्द का मदावा करते हैं, उनके दुख और दर्द का मसीहा बनते हैं। इसलिए वो हमारे दुख और मसीहा प्रोग्राम के गेस्ट होते हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मुताहज नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना सोशल वर्क किया, जब से मैं तकरीबन 1-2 माह जो है उनके साथ में जुड़ा हूँ और उनके प्रोजेक्ट्स देखे, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और उनकी बातों से मोटिवेट हुआ हूँ। तो चलते हैं उनकी तरफ और करवाते हैं आपका तारफ़। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आशिक अली बाजवा साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं N2 पाकिस्तान। लाइनिज़म में बहुत बड़ा नाम, और सियालकोट और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के शुक्र खान साहब, आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में आने के लिए जो है वो आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने अपने बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से टाइम निकाल के आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आए? हाँ सर, बड़ी खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है, और जैसे कि आपका और हमारा साथ, मैं ये समझूं कि टाइम के लिहाज से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अगर हम प्यार मोहब्बत के हिसाब से देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम शायद कई सालों से इकट्ठे चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको मिलते हैं तो आपको अजनबियत जो है वो महसूस नहीं होती। अच्छा सर, आपके सफ़र का आगाज़, आपके कामों का, वो तो हम बाद में जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सियालकोट पे किस इलाके से आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, और अब तो माशाल्लाह जहाँ पे भी अगर लाइनिज़म की बात करें, अगर सोशल वर्क के हवाले से बात करें तो आपका नाम जो है वो सबसे आगे लिया जाता है। तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के हवाले से ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी हाँ सर, पहले तो मैं लाइनिज़म के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ जी, क्योंकि जो इस साल के लिए पोर्टफोलियो मेरे पास जी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 305 and 2 का है माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरा ज़ाती रोल, या मैं समझूं कि मेरी इसमें कोई खूबी या वर्किंग, मैं उसको तो इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता, लेकिन अगर है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात, तो इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी अच्छा काम होता है वो मजानब अल्लाह होता है, जो थोड़ा बहुत बुरा होता है ज़िंदगी में वो इंसान की अपनी कुछ ना कुछ गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। तो लाइनिज़म के हवाले से भी देखें तो मैं ये समझता हूँ कि उस अल्लाह ताला का ख़ास करम, मेरे पेरेंट्स की दुआएं, और सबसे बड़ी जो मेरी लीडरशिप है N2 की, उसका नाम लें, और फिर जो हमारे लाइनिज़म में लीडर हैं, लाइन ताहिर मजीद कपूर साहब जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, और बाकी जितने हमारे लीडर हैं, बिल्कुल उनमें ये उन सब की मोहब्बत है कि जब ये टाइम आया तो डिस्कस हुई तो सब ने इस बात पे एग्रीड किया कि इस साल के लिए बाजवा साहब को चुना जाए। बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत है, और मैं तो जो थोड़ी बहुत मेरे में इस्तात है, अपनी जो समझ बूझ है, उसके मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और जो दोस्तों ने इत्माद किया इस साल के लिए, तो उस पे पूरा उतर सकूँ। सही। अच्छा, आपने अभी लाइनिज़म की बात स्टार्ट कर लिया, हम
पीछे बाद में जाएंगे, अभी इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि आपका लायनिज़्म में कितना एक टाइम गुजर गया और कितने अरसे बाद आपको एक मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोस्ट, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पोस्ट है, और उसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और कितना टाइम लगा यहाँ तक आने के? जी डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जो पोस्ट है ये मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे बड़ी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की होती है। तो मैंने ज्वाइन तो लायनिज़्म किया, जो थोड़ा बहुत मुझे इसमें जानने का मौका मिला तो फर्स्ट मीटिंग मैंने लायंस की अटेंड की कराची में। उस वक्त था मैं बिज़नेस के अपने वहाँ पे बिज़नेस था, मेरा ऑफिस था। सही। तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम 95 में मैंने एक मीटिंग अटेंड की, लेकिन उसको वहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया, जस्ट एज ए गेस्ट मीटिंग अटेंड की। ठीक। और उसके बाद फिर उसको मैं कंटिन्यू ना कर सका। उसके बाद मैं सियालकोट शिफ्ट हो गया, यहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो मेरे दोस्त हैं एक मोहम्मद सैयद राना साहब। अच्छा। वो उस वक्त इत्फाक देखे कि उस वक्त भी हमारे जो लीडर हैं ताहिर मजीद कपूर साहब, उन्होंने जब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने तो उनकी इंस्टॉलेशन थी। ओके। तो सियालकोट में मैंने जो फर्स्ट लायंस का फंक्शन अटेंड किया वो उनकी इंस्टॉलेशन थी। सही। और ये बात है 2003 की। अच्छा। सही। और फिर 2003 से लेके आगे मैं ना लायनिज़्म में इसको कंटिन्यू किया। ठीक ठीक। अच्छा, अभी हम बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब का जो हमारा क्लब है, तो उसकी एक्टिविटीज़ में जाके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट जो है वो आपके ही गांव से हमने एक वहाँ पे जाके एक्टिविटी की थी जिसमें बच्चों को पूरा यूनिफॉर्म, शूज़ से लेके कैप तक जो है वो हमने प्रोवाइड की, और बच्चों की एक्साइटमेंट और वो सारा कुछ देख के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये जो टाइटल है इसको कैसे लेके आप चल रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर चुके हैं अभी तक? हाँ साहब, ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर हम अपने क्लब के हवाले से देखें तो ये हम तकरीबन पिछले कोई 8-10 साल से इसको चला रहे हैं। सही। हमारा क्लब सियालकोट सनशाइन लायंस क्लब ये 8-10 साल से चला रहा था। फिर कुछ दोस्तों ने मिलके, उस वक्त हम इसका टाइटल ये नहीं था कि सर्दी सबको लगती है। सही। तो 4-5 साल पहले की बात है कि दोस्तों से हम मिले, मुलाकात हुई, बैठे, तो उन्होंने कहा कि यार जो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो क्यों ना इसको हम सियालकोट लेवल पे करें। सही। तो जब सियालकोट लेवल पे करने की बात आई और हमने डिस्कस किया तो उस वक्त इसका नाम फिर हमने तजवीज़ किया कि सर्दी सबको लगती है। और बड़ा अट्रैक्टिव ये जो है ना वो, और तब से ये चल रहा है। और हर साल मेरे ख्याल में हज़ारों स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अलावा और भी ज़रूरतमंद लोग, जिनको स्टूडेंट्स स्कूल्स में, हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो स्कूल्स में होता है कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज़, स्वेटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इसके अलावा हमारे बहुत से क्लब ऐसे हैं कि जो, जिस तरह आपको पता है कि लोग होते हैं रोड साइड पे जी, कि कोई मज़दूर है या कोई वैसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको देखते हैं कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कंबल है, चादर की ज़रूरत है या शूज़ की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बहुत सा काम का हो रहा है। लेकिन जो मेन काम है वो हमारा फोकस स्कूल्स पे है, क्योंकि सर्दी तो सबको ही लगती है, लेकिन बच्चों को आपको पता है कुछ ज़्यादा सर्दी लगती है। सही है। अच्छा सर, एक तो लायनिज़्म के हवाले से चले बात करते हैं थोड़ी सी, और कि लायनिज़्म का बेसिक मकसद क्या है, एक तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, और दूसरा बहुत सारे लोगों के, बल्कि मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ क्योंकि तकरीबन 24 साल से मैं ये एक्टिविटीज़ देखता था। सुंदर फाउंडेशन में दोस्त आते थे, एक्टिविटी करते थे, तस्वीरें वगैरह खींचते थे, और वो हर बच्चे के साथ तस्वीरें और ये वो लगी हुई हैं। तो वो हर बंदे के कॉन्सेप्ट, बल्कि अभी भी मैं जब बात करता हूँ तो कहता है यार वो तो तस्वीरें भी खींचते हैं, बस हमेशा तो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मुझे तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया डेफिनेटली, जब मैंने खुद इसको ज्वाइन किया और फिर खुद जाके मैंने एक्टिविटीज़ की। आप ज़रा थोड़ा सा इसके हवाले से बताएँ। असल में ये खास साहब कि जो लायनिज़्म का मकसद है वो तो मेन मोटो वही सर्व का है, और उसमें पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में ये तस्वीरों वाला जो सिस्टम है, एक तो अगर हम
अपने मज़हब के लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि आप लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करो, मदद करें, ज़ाहरी भी और बात नहीं भी, बातनी भी। ठीक, कि वहाँ पे वो भी बात आती है कि इस तरह हेल्प करो कि एक हाथ से दो और दूसरे को पता ना चले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस तरह भी आती है कि आप ज़ाहरी दो ताकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको देख के कोई और भी करे, उसमें जज्बा पैदा हो, जज्बा पैदा हो, मोटिवेशन। मेन मकसद जो है वो मोटिवेशन है, और मोटिवेशन से हट के इसकी और एक तहरीक है कि इंटरनेशनल हम डिस्ट्रिक्ट से लें और इंटरनेशनल तक जाएं। तो जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको इंटरनेशनल रिपोर्ट करते हैं। सही, तो ये एक सिस्टम है, इंसान है ना, इंसान हमेशा अप्रिसिएशन चाहता है। तो जो क्लब ज़्यादा काम करता है वो अपने प्रोजेक्ट करता है और वो शो करता है इंटरनेशनल में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी, और रिपोर्ट करता है। और रिपोर्ट उसको कैसे करेगा, अगर वो वैसे ही लिख के भेज देगा तो शायद उसमें कुछ चांस हो गए, कोई किसी ने बोगस लिख के भेज दिया कुछ ऐसा। लेकिन जब वो पिक्चराइज भेजेगा रिपोर्ट तो हर बंदा समझेगा कि ये जेन्युइन रिपोर्ट है। बिल्कुल। और उस बेस पे फिर साल के एंड पे अप्रिशिएट किया जाता है उन क्लब्स को, उन मेंबर्स को जो काम करते हैं। और ये एक इंसानी फितरत है। मैं ये कहूँ कि जो जिस बंदे में या जिस इंसान में ये चीज़ नहीं पाई जाती, मैं ये समझता हूँ कि वो आम इंसान नहीं, शायद वो या तो फरिश्ता है या अल्लाह का वली है। सही है, कि जो कहता है कि मैं एप्रिसिएशन से खुश नहीं होता। अदरवाइज़ हर इंसान में ये अल्लाह ताला ने फितरत डाल दी है कि उसकी थोड़ी सी तारीफ़ की जाए तो वो खुश होता है कि ये है। तो ये भी होता है कि जब वो इस तरह रिपोर्टिंग होती है तो साल के एंड पे फिर उसको किसी न अवार्ड की सूरत में या किसी न किसी सर्टिफिकेट की सूरत में अप्रिशिएट किया जाता है। और जो अप्रिशिएट किया जाता है इसके भी दो मकसद होते हैं। एक तो वो बंदा खुश होता है और अगले साल के लिए ज़्यादा जज्बे से काम करने के लिए तैयार होता है। दूसरा ये होता है कि जब आम दूसरे लाइन जिन्होंने काम नहीं कर सके इस साल के लिए, जब वो देखते हैं कि यार हमारा वो फलां साथी उसने इतना काम किया है, उनके लिए इंस्पिरेशन और इतना उसको अप्रिशिएट किया गया है, पूरे 400-500 लोगों के सामने अवार्ड दिया गया है, तो फिर उनके लिए भी एक मोटिवेशन होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस बेस पे फिर इस साल इसलिए हम ये जो पिक्चर्स वगैरह का जो सिस्टम है इसलिए हम इसको साथ साथ चलाते हैं। अदरवाइज़ इसमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं होती कि किसी को डिग्रेड किया जाए या कहीं पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाए। सही। बाजवा साहब और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। अभी यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजवा साहब से उनकी बचपन के हवाले से ही पूछेंगे और उनकी जो इलाका है उसके हवाले से ही पूछेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहें दुख और मसीहा। इंसान की ज़िंदगी में किसी दुख वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं आशिक अली बाजवा साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 305 एंड 2, और उनसे बात हो रही है लायनिज़म के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। अभी दोबारा उनकी तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा सर, अभी तो हमने बात की लायनिज़म के ऊपर और आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। उस दिन हम गए गाँव में, वहाँ पर हमने एक्टिविटी की, बच्चों को मिले, और वो रास्ता जब मैंने देखा इतना मतलब ख़राब रास्ता, और हमें जाते हुए मेरा हाल है हमारे पास अच्छी ठीक ठाक गाड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा थकन हमें महसूस हुई और बड़ा मतलब इरिटेटेड था। तो इतने ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखने वाला आशिक अली बाजवा इतने बड़े ओहदे पे कैसे आया, और वहाँ से आपको क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया और आप लोगों की मदद के लिए कमर बांध लिया आपने? हाँ साहब, एरिया के हवाले से जिस दिन आप तो विज़िट करके आए हैं, हमारा गांव है
सियालकोट से दूर तो ज़्यादा नहीं, जस्ट 35 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन रास्ता बड़ा वो। और जब रोड अच्छे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जाते थे तो जस्ट सियालकोट से 35 किलोमीटर है तो 45 मिनट्स में हम पहुंच जाते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से कुछ अरसे से रोड का जो हाल है वो बड़ा बुरा है, तो हम तकरीबन डेढ़ घंटा लगता है वहाँ पे जाने के लिए। तो गांव मेरा जो है उसका नाम कामों के खुर्द है। ठीक है। और बिल्कुल छोटा सा गांव है जैसे आपने देखा है। अब तो फिर भी माशाल्लाह डेवलप हो गया है। लेकिन मैं अगर आपने बचपन को याद करूं तो उस वक्त मुश्किल से वहाँ पे ना 100 घर भी नहीं थे, 100 से भी कम घर थे। और मैं 8वीं तक वहाँ पे पढ़ा, उसके बाद माइग्रेशन कर ली। जिस स्कूल में हमने प्रोजेक्ट किया था वहाँ पे भी आप पढ़े? जी बिल्कुल, मैं खान साहब उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ। अच्छा, वहाँ पे आज भी एक ही कमरा है? तब तो मेरा हाल शायद वो एक भी नहीं होता होगा। खान साहब अब ये है कि देखिए ये भी गवर्नमेंट के काम है। हाँ। कि अगर आप देखें तो वो स्कूल की चारदीवारी मेरे ख्याल में हो सकता है जगह कुछ भी ना हो तो कम से कम 2-3 कनाल जगह हो। ऐसा ही है। और उसकी 8-8 फुट की चारदीवारी है। लेकिन बाउंड्री वाल तो उसकी 8-8 फुट की है और 3-4 कनाल की। लेकिन कमरा उसमें एक ही है, वो भी मुश्किल से मेरे ख्याल में 10 बाय 10 का शायद हो। हाँ, वो मेरा स्टाफ वगैरह के लिए शायद। जस्ट स्टाफ के लिए भी नहीं, वो जस्ट स्टोर के तौर पे समझ लो इस्तेमाल होता है कि भाई जब बच्चे जाएं तो उनके पास अगर कोई चेयर्स हैं या टीचर की कोई चेयर टेबल है तो वो वहाँ रख दिया जाए। तो वहाँ पे तो जब बारिश होती होगी तो बच्चे खुश होते होंगे, आज छुट्टी है हमारी। ये अगर इस बात को देखें खान साहब आप जो पूछ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में हमारा गांव शुरू से खुशकिस्मत रहा है कि जब मैं अगर आज से चला जाऊँ वापस तकरीबन 35 साल या 38 साल पीछे, तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो फिर तो उस वक्त तो आप मज़ीद पीछे चले जाएं तो तकरीबन को 45 या 45 ईयर्स चले जाएं। ठीक है। तो उस वक्त भी एक ही कमरा था। अच्छा। लेकिन उस वक्त ये था कि रूम तो एक था, तो लेकिन चारदीवारी बाउंड्री वाल कोई भी नहीं थी, खुला इलाका था बस। खुला इलाका था, एक ही रूम था। और वो भी बाज़ का ऐसे होता था कि आधा जो है ना वो उस वक्त दौर होता था, ऊपर लकड़ी की छत वगैरह होती थी, तो पता चला है कि बारिशें हुई हैं तो आधी छत गिर गई है। सही। तो उस वक्त से 45 ईयर्स पहले से लेके आज 45 ईयर्स के बाद मैं देख रहा हूँ, तो आज भी इस मामले में हमारा गांव खुशकिस्मत है कि जनाब आज भी जब बारिश होती है तो बच्चों को खुशी मिलती है कि जनाब आज तो हमारी छुट्टी है। सही है, बच्चे भी दुआ करते होंगे कि बारिश कब होगी, बारिश हो। सही। तो बात हो रही थी कि इतना मतलब उस गांव से किस चीज़ ने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया और फिर आपने कस ली और इस मुकाम पे मैं ये थोड़ा सा लोगों को चाह रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल स्टोरी मिले। हाँ साहब, असल में ये है कि उस गाँव का जो है ना वो तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पे कर्ज है। सही। जिस तरह हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी समझता है कि उसकी ज़मीन का उस पर कर्ज होता है, ऐसा ही है। तो उस गांव को अगर मैं देखूं तो उस गांव का मैं हर वक्त अपने आप को मकरूज समझता हूँ। ठीक। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो यकीन जाने कि बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगते हैं कि जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। ऐसा ही। बेशक इंसान हूँ, उतना ज़्यादा नहीं कर पाता जितना मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि उसके लिए मैक्सिमम कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं ही सबसे बेहतर समझता हूँ कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। अगर कोई बंदा जो उस माहौल में रहा नहीं है वो कभी सोच भी नहीं सकता उन मुश्किलात का जो वहाँ पे मुश्किलात हैं। सही है। जिस तरह आप तो खुद विटनेस हैं कि आप गए हैं, तो बच्चों के जो शूज़ और यूनिफॉर्म के थे, बिल्कुल। और उसके बाद जो वहाँ की क्लासरूम है कोई नहीं है, तो बस कुछ टाइम से ये हुआ है कि बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच वगैरह हैं थोड़े बहुत। अदरवाइज़ जिस तरह 45 ईयर्स पहले हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे, अब भी अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो बच्चे हमारे वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कुछ ना कुछ फ़र्क है कि बच्चों को ज़मीन की बजाय ना बेंच पे बैठने के लिए फैसिलिटी है। तो जो आपने पूछा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है
कि जो उस गांव के लिए खींचती है आपको, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं वहाँ जितने लोग हैं वो मेरे सब अपने हैं। सही। उनसे ज़्यादा करीब मुझे कभी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा बाबा है, और जो बच्चे हैं वो मैं ये समझता हूँ कि सब मेरे अपने भाई भतीजे हैं। तो जितनी उनके लिए कुछ करके मुझे खुशी होती है, शायद ही मैं कहीं और उतनी खुशी फील करूँ। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो हमारे इस टाइम मुल्क की हालात हैं, और हमेशा हम हुकूमत के ऊपर ही डालते हैं सारी चीज़ें कि हुकूमत ऐसा नहीं कर रही, ठीक है उस तरह से शायद परफॉर्म ना कर रही हो, लेकिन हमारा अपना क्या किरदार हो सकता है? अपने तय हम अपने और किसी की नहीं तो कम से कम अपने पड़ोसियों की हेल्प कर सकते हैं, या किसी जहाँ तक हमसे मुमकिन हो। जिस तरह भी आपने बताया कि शायद मैं उतना नहीं कर पाता जितना मैं मतलब अपने बच्चों के लिए करता हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर हर बंदा अपना कोई उसमें कंट्रीब्यूट करे तो क्या ख्याल है कि ये हालात चेंज हो सकते हैं? हाँ सर, मैं ये समझता हूँ कि हमारा नज़रिया ही गलत है कि हमें हर काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखें। जितना अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है, अगर हर मुआशरे का हर बंदा ये सोचे कि मैंने अपने मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो यकीन जाने आपको हमारे मुल्क में कोई गम नज़र ना आए और कोई दुख नज़र ना आए। हर बच्चा आपको हंसता हुआ नज़र आए और हर माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आए कि उसका बच्चा आज हंसता हुआ और खुशी खुशी स्कूल अगर हर बच्चे को आप अपना बच्चा समझ लें, अपना बच्चा समझ लें। और फिर अल्लाह का बड़ा शुक्र है खान साहब, मैं तो घुमा फिरा के आपको अपने गांव की तरफ ही लेके जाऊंगा कि वहाँ भी आज आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं और पक्के घर हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि मतलब मोटिवेशन और जज्बा उस लेवल का नहीं है। सही है। क्या आपने देखा है कि जिस तरह एक रूम है और वो भी जस्ट स्टोर है, अगर हमारे गाँव के लोग, मेरे भाई वहाँ जो रहते हैं, अगर वही कोशिश करें तो मेरे ख्याल में हम वहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल अपने लेवल पे बना सकते हैं। कि जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है जी मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए देता हूँ, किसी दोस्त के पास वो कहता है मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, कोई कहता है मैं 5,000 रुपया देता हूँ, तो जो आबादी है और जितने सोर्स हैं उससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यही सारा कुछ अगर हम मुआशरे में ले आए, हर बंदा ऐसे ही सोचे कि जो शहर में रहने वाला है वो शहर के लिहाज से सोचे, जो गांव में रहने वाला है वो गांव के लिहाज से सोचे कि भाई मैंने, जो हमारा मज़हब भी कहता है कि अपने हमसाए का ख्याल रखो, तो हम अगर उन्हीं जो तलीमात हैं, हमारी मजहबी तलीमात हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उन पे चलना शुरू कर दें, तो तब भी अल्लाह ताला के इतने सोर्सेज हैं हमारे पास कि मैं ये समझता हूँ कि अकेला बंदा तो शायद कोई बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला हो तो वो भी इस सिस्टम को ना संभाल सके, लेकिन जब हम सब मैदान में आ जाएं तो हो सकता है हमें करने के लिए काम ना मिले। सही। तो इसीलिए हम इसी चक्कर में रहते हैं कि मोटिवेशन लाइंस में, ताकि एक मोटिवेशन का सिलसिला चलता रहे और 1 से 2 और 2 से 4 होके हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते रहें। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप बिलाशुबा एक लीडर हैं, 305 N2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको लीडर तस्वर करके आपकी कही हुए अहकामात के ऊपर जो है ना वो ये काम करते हैं। तो एक लीडर के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो अपने सब ऑर्डिनेट से जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करवा सके? हाँ सब इन अल्फाज में तो मैं माजरत चाहूँगा, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। नहीं, आप लीडर तो हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। ये वही फिर अल्लाह ताला ने चलो इज़्ज़त दी, और कुछ दोस्तों की, हमारी लीडरशिप की जो है ना मोहब्बत की वजह से उन्होंने मुझे इस पोर्टफोलियो पे बिठा दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई लीडर नहीं, एक आम सा इंसान हूँ। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई थोड़ा बहुत करना चाहिए तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बंदे को कुछ ना कुछ हर वक्त सोचते रहना चाहिए, और जो सोचते रहना चाहिए उसको अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए ओपनली, और कभी भी अपने आप को इस बात पे नहीं लेके जाना चाहिए कि मैं अकेले कुल हूँ। सही। जो लीडर है वो लीड ज़रूर करता है, लेकिन वो अगर अपने आप को अकेले कुल समझ ले तो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उसका फेलियर हो।
सही। क्योंकि बाज़ कात बहुत छोटे बच्चे, बहुत जूनियर भी आपको ऐसा सबक दे जाते हैं, ऐसी बात कर जाते हैं जो आपके ज़हन में नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामले मशावरत से चलने चाहिए। और अगर आप कहें कि करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास सच्ची लगन है और आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझते, किसी भी जॉब को छोटा नहीं समझते, तो अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। जिसकी मैं ये समझता हूँ एक मिसाल, छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि जब मैं लाइनिज़म में आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ लोग कहते हैं कि भाई हम तो जब लाइन बनते हैं तो हम तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के लिए बनते हैं। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने तो दूर दूर कभी सोचा ही नहीं था सही। कि भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बनना है। सर्विसेज हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से ही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर सीरियस लाइनिज़म के हवाले से मैं बात करूँ तो वो जो मेरा पहला कदम था वो भी अपनी लीडरशिप के उन्हीं की वजह से ही था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं जिनको मैं अपना लाइफ टाइम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहता हूँ, एंड शफकत चौधरी साहब। सही। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आ रहे थे तो उनकी टीम चाहिए थी उनको, तो उसके लिए उन्होंने मेरा जो सियालकोट की लीडरशिप थी, उन्होंने एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी मुझे मेरा नाम जो है ना चुना। ठीक। तो उनके साथ मैंने वक्त गुजारा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सीरियस लाइनिज़म मैं देखूँ, ये 2015 की बात है, तो सीरियस लाइनिज़म सर्विसेज तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से चल रही थी, लेकिन सीरियस लाइनिज़म में आया हूँ अगर मैं, तो वो 2015 से आया हूँ। सही। जब सेक्रेटरीशिप में आया और फिर चौधरी साहब से बहुत कुछ मैंने सीखा। और जो उनकी सबसे बड़ी बात जो है वो है पंक्चुअलिटी, कि अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी गए हैं, अगर हमें किसी ने टाइम दिया हुआ है 3 बजे का, तो हम वहाँ पे 10 मिनट पहले ही पहुँचे हैं। चौधरी साहब के साथ तो हमेशा 10 मिनट पहले ही पहुँचे हैं। लेकिन हमारी कोशिश, मैं अपना अगर कहूँ तो कोशिश होती है कि मैं 3 बजे तक अगर टाइम दिया हुआ है तो 3 बजे तक पहुँच जाऊँ, ताकि हम टाइम पे अगला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा भाई साहब, ये कोई भी सोशल वर्कर है जो सोशल वर्क के लिए टाइम निकालता है अपने, डेफिनेटली आपका बिजनेस भी है और बहुत सारे मामला हैं, और स्पेशली जो घर के मामला होते हैं, हमारी भाभी हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, तो वो सफ़र करते हैं इस हवाले से। क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा अपने आप को एज आ सोशल वर्कर देखूं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने घरों से दूर होते हैं और उस तरह से बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, घर को टाइम नहीं दे सकते। तो आपके हवाले से क्या मामला है? भाभी कभी कंप्लेंट्स करती हैं या? हाँ, सिर्फ इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि जितना इस मामले में क्या, जितने भी मामला पीछे भी मैंने आपको बताए हैं कि मैं ना बड़ा लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि लाइनिज़म के हवाले से स्पेशली आज तक, यानी कि 2003 से लेके 2022 आ गया, तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर गया। तो 20 साल में आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैंने किसी लाइनिज़म के प्रोग्राम में जाना हो तो घर वाले कहें कि नहीं नहीं आज ये छोड़ दें, आप हमारे फलां काम करें, या इवन के एक सिंगल उनके माथे पे शिकन ही आई हो, या सिंगल टाइम भी उन्होंने कहा हो। बहुत से दोस्तों की जब डिस्कस करें ना, तो ये सुनने को मिलता है कि घर वाले कहते हैं कि आप तो लाइनिज़म को लेके बैठ गए हैं और कोई काम नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में घर की तरफ से भी देखूं तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत लकी हूँ। वही वजह है कि आज आप जो है ना इतने माशाल्लाह से इस ओहदे पे भी हैं और इतना टाइम भी दे सकते हैं। डेफिनेटली आपके घर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी, लकी हैं आप। मेरे बच्चों ने भी और मेरी मिसेज़ ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इस बात को जो है ना इनकरेज ही किया है इस मामले में कि ज़ाहिर है अगर वो मुझे टोकते कि भाई ऐसे नहीं है, हमें इतना टाइम दें या आप इतना टाइम इधर क्यों दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मैं आज तक लाइनिज़म छोड़ ही चुका होता, कंटिन्यू ही करना ना पाता, और अगर लाइनिज़म कर भी रहा होता तो शायद यहाँ तक ये सफ़र जारी ना रख सकता या यहाँ तक ना पहुँच सकता।
अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा मैटर नहीं करता, मैं तो समझता हूँ कि बहुत करोड़पति लोग भी होंगे, अरबपति लोग भी होंगे, लेकिन वो उस तरह से सोशल वर्कर नहीं होते या सोशल वर्क की तरफ नहीं आते। आपकी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कहानी है जिसकी वजह से आप सोशल वर्क की तरफ आए? एक मजदूर का बेटा समझता हूँ अपने आप को, कि मेरे वालिद साहब ज़िम्मेदारा करते थे, और ज़िम्मेदारा करने से भी बाज़ का लोग ये समझते हैं कि भाई ज़िम्मेदारा करते हैं तो इसका मतलब होना बहुत बड़ा ज़िम्मेदार होना। सही। लेकिन हम थोड़ी सी अपनी ज़मीन थी तो उस पे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बहन भाई हैं। तो बहन मेरे से एक बड़ी है, लेकिन यही समझ लें कि मैं ही बड़ा समझा जाता हूँ घर में। तो मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम में जो हमारे पेरेंट्स थे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे वालिद साहब ने तो जो किया, हमारी वालदा का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। हर वालदा का होता है, लेकिन हमारी वालदा, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेशली कि हमारी वालदा ने हर उस काम में आप हमारे वालिद साहब का हाथ बटाया कि उस टाइम में जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, तो हमारे स्कूल में हमारी जो 5 क्लास थी उसमें हम 4 स्टूडेंट होते थे। सही। हालांकि उस वक़्त भी शायद मेरी एज के कम से कम 20-30 लोग हों हमारे गांव में। सही। लेकिन स्कूल सिर्फ 4 लोग जाते थे। सही। और वो मैं ये समझता हूँ कि उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ था तो मेरी वालदा का था। सही। कि वो वक्त था का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, डेफिनेटली वो वक्त था कि जब ना बच्चों को लोग स्कूल भेजना कम समझते थे। हर पेरेंट्स की कोशिश होती थी कि बच्चों को काम साथ लगाएं, क्योंकि ज़िम्मेदारा का काम था। तो ज़िम्मेदारा काम में ये होता है कि जितने हाथ ज़्यादा हों उतना काम ज़्यादा होता है, और उनकी मेहनत है और दुआएं तो हमेशा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है खान साहब कि मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अम्मी भी और अबू भी। और हम अपनी जितनी हमारी कुव्वत है उसके मुताबिक पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरीन जो ज़िंदगी हमारे बस में हो उनको दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी शायद हम उनका वो वाला हक अदा नहीं कर सकते जो पैदा करने वाला खान साहब, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना कभी, लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है ना, बिल्कुल सही, वो भी इतनी ज़्यादा है कि शायद हम सारी ज़िंदगी भी उनकी खिदमत करते रहे ना तो वो हक अदा ना कर सकें। आपकी एजुकेशन के हवाले से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका जो एक स्लोगन है एजुकेशन इज़ सॉल्यूशन, ये क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ साहब, इसमें ना मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको मुख्तसरन के जब मैं पढ़ता था तो उस हिसाब से हालात टाइट थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सारे बड़ी सिस्टर की तो शादी हो गई थी, लेकिन बाकी हम 6 बहन भाई थे तो सारे तकरीबन स्कूल गए थे। ठीक। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद कुछ सिचुएशन इस तरह की आ गई कि मैं आगे कॉलेज ना जा सका। फिर मैंने जॉब की, जॉब के साथ मैंने कुछ एजुकेशन कंटिन्यू की, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कमी फील करता हूँ। सही। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी अपनी सोच है कि दुनिया का हर काम आप ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं। सही। और एजुकेशन हासिल करने का एक लेकिन टाइम होता है। एजुकेशन हासिल करने का एक टाइम होता है। हालांकि हमारा मज़हब जो है वो तो यही कहता है कि अब से लाहत तक आप एजुकेशन आप पढ़ें, इल्म हासिल करें। इल्म बंदा हासिल करता भी रहता है, लेकिन जो एक परफेक्ट एज होती है एजुकेशन की वो वही होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, ताकि कभी कोई बच्चा जो है वो इल्म की कमी फील ना करे, तलीम की कमी कभी फील ना करे। क्योंकि तलीम इसी वक्त हो सकती है जब हमें बिलीव है अल्लाह ताला पे कि जो पैसा है, इज़्ज़त है, ये जो आपकी किस्मत में आपको मिलनी ही मिलनी है, उसका रास्ता कोई भी हो सकता है। तो फिर हमें हर सूरत में ये चाहिए कि यार पैसा तो जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ है मिल ही जाएगा, लेकिन ये टाइम है हमारे पास पढ़ने का, तो हमें उसके लिए पढ़ना चाहिए।
तो इसीलिए मेरा स्लोगन भी ये है, और बच्चों को स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि हम भी शायद जब बच्चे थे तो मुश्किल थोड़ा लगता था कि टीचर हमें ये कहते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपको मौका मिलता है उस वक्त तक पूरी कोशिश करें कि अपनी तालीम जो है वो जारी रखें। बिल्कुल। आखिर पे सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, नौजवानों के लिए तो आपका डेफिनेटली यही मैसेज है जो भी आपने कहा तालीम के हवाले से, और सोशल वर्क के हवाले से क्या कहना चाहिए? एक तो मैंने जो आपने गांव की बात हो रही थी, तो मैं छोटी सी एक और बात ज़रूर बताता चलूँ कि वहाँ पे ना जब हम पढ़ते थे तो एक ही टीचर होते थे, सर मुनव्वर हुसैन। ठीक। और वापसी पे हम जो गुजर के आए तो एक गांव मैंने आपको दिखाया था, खानपुर सैदा। जी जी। तो वहाँ के वो रहने वाले थे, तो वहाँ से वो साइकिल पे आते थे। ठीक। तो वो भी हमारी तरह छुट्टी कर जाते थे फिर जब बारिश हो जाती थी। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे तो वो बहुत बड़े मौसम हैं ही हैं, लेकिन वो हमारे गांव के लिए बहुत बड़े मौसम हैं। बिल्कुल। कि मैं ये समझता हूँ कि हमें इंसान अल्लाह ताला ने बनाया, बल्कि पैदा तो अल्लाह ताला ने हमें किया, लेकिन इंसान अगर बनाया आगे से तो वो हमारे टीचर हैं। उनका बहुत बड़ा रोल है। एक तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप आज के हवाले से, नौजवानों के हवाले से और सोशल वर्क के हवाले से, तो नौजवानों के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम कभी एक तो जो भी आप जॉब के लिए जाएं, बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो जब खासा बंदा पढ़ के निकलता है ना फ्रेश, तो बंदे के हौसले बहुत जवान होते हैं। और यही होता है कि जो ही मैंने स्पेशली ग्रेजुएशन या मास्टर कर लेना है, तो मैंने जाते ही ना घूमने वाली कुर्सी पे बैठ जाना। सही है, घूमने वाली। तो जब जाता है तो वो कुर्सी नहीं मिलती तो बंदा ना डिसहार्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक MBA या मास्टर लेवल की कोई भी डिग्री किसी ने की हुई है, तो अगर उसको छोटी से छोटी जॉब भी मिलती है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि जब आप छोटी से छोटी जॉब करेंगे तो अगर आप में क्वालिटीज़ हैं तो वो एजुकेशन आपकी बोलेगी, और जब वो आपकी एजुकेशन बोलेगी तो जो आपका बॉस है या जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं तो वो ज़रूर आपको आगे लेके जाएगा, देखते हुए ऊपर ले जाएगा और आप कुछ है ऐसा वहाँ पहुँच जाएंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के जॉब छोड़ देंगे कि नहीं यार ये तो हाँ कि मुझे तो घूमने वाली कुर्सी मिलेगी तो मैं बैठूंगा, तो फिर वो शायद आपको बहुत पीछे रह जाएं। तो ये इस हवाले से है कि जॉब जो भी मिले ज्वाइन कर लें ताकि आप आगे बढ़ सकें ज़िंदगी के हवाले से। और वेलफेयर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी हमारा मज़हब सबसे बड़ी तरगीब है, और अल्लाह ताला का खुद एक वादा है कि अगर आप मेरी राह में एक लगाते हैं तो मैं 10 तो दुनिया में ही दूंगा, 70 आखिर में भी दूंगा। तो मैंने तो खुद ज़ाती तौर पे ये बहुत दफ़ा आजमाइश की हुई है कि अगर आप अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह बेशबहा आपको वापस देता है। वैसे तो जो दिया होता है वो भी अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह के दिए से ही देना है। आपने कौन सा अपने पास से क्या देना है आप, क्योंकि अपना है ही नहीं बंदे का कुछ, अल्लाह के दिए से ही देना होता है। लेकिन अल्लाह के दिए से जो दें अल्लाह वो भी नहीं रखता, उसको भी 10 गुना करके, क्योंकि उसका वादा है। और 70 आखिर पे, जब आखिर पे मिलेगा तो फिर तो हम कहेंगे कि शायद सारा भी मिल जाता, लेकिन अब जो 10 भी मिले, मैं ये दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसको आपको एक लगाएं इतने % के हिसाब से वापस रिटर्न मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं अपने मुआशरे से, अपने भाइयों से, कि ज़रूर इसके लिए करें। तो अगर इस साल के लाइनिज़म के हवाले से अगर आप कोई बात पूछेंगे मेरे से तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फैज़ान मजीद कपूर साहब, वो बल्कि हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। और वो बड़ी के यकीन जाने उस दिन भी साथ थे जी। और ये पूरा साल अभी तक मेरे ख्याल में शायद ऐसा हुआ हो कि मैंने कोई सिंगल विजिट उनके बगैर किया हो। ऐसा ही है। अदरवाइज़ हालांकि अगला साल उनका बहुत बिजी है, पूरा साल उन्होंने देना है, लेकिन उसके बावजूद हर विज़िट पे जहाँ भी जाना होता है मेरे साथ होते हैं। और सिर्फ साथ ही नहीं होते
हर किस्म की रहनुमाई के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, लेकिन अगर गाइडेंस के हवाले से देखूँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे से बहुत बड़ा है। और वो सिर्फ गाइडेंस के हवाले से नहीं, साहब ये शो ज़रूर देखेंगे आपकी ये सारी बातें। सिर्फ गाइडेंस के हवाले से नहीं, एज ए पर्सन भी मैं देखूँ तो बहुत बड़ा है कि हर काम उसने, वो जो उसने अपने लिए सोचा हुआ था, अगर मैंने कभी बात की है तो उसने कि ये कहा कि भाई साहब अगर मैंने ये सोचा हुआ था, अगर आपको पसंद है तो यार ये आप अपने साल कर लें, अगले साल फिर देखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। अदरवाइज़ शायद मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान में मैं भी होता तो मैं कहता यार ये तो मैंने अपने साल के लिए सोचा हुआ है, तो इससे इसको ज़रा दूर दूर ही रखूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बहुत, इस साल की अगर कामयाबी मेरी होगी तो अल्लाह ताला के बाद इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो फिजान सब का होगा। सर बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं करना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। आखिर पे फिर दोबारा से आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाल के हमारे पास आए, और काफ़ी अरसे से मैं लगा हुआ था आपके कि आप मुझे टाइम दें, और मतलब इस तरह की मसरूफियात चल रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज का दुख और मसीहा यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ साथ अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।